गुड इवनिंग एवरीवन। सो पार्ट 3 में हम आ गए हैं सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सो आई विल कवर फ्रॉम सेक्शन 13 अप टू द पेनल्टीज़। नाउ द थिंग इज पेनल्टीज़ जो भी हैं सेबी एक्ट में, डिपॉजिटरी और एससीआर में, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से आई हैवंट टच्ड इट। ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम पेनल्टी से जब भी मैं कवर करूँगा आई विल कवर एक बार में सारे एक्ट्स के लिए। उस टाइम आप देख लीजिएगा। इसके बाद के जो प्रोविजंस है पेनल्टीज़ के बाद के, वो तीनों एक्ट्स में सिमिलर है, कॉपी पेस्ट है। सो नाउ आई स्टार्ट विद सेक्शन 13। नाउ सेक्शन 13, बिफोर स्टार्टिंग सेक्शन 13, सेक्शन 13, 14, 15, 16 मेरे हिसाब से दीज आर रिडंडेंट एक्ट्स, मतलब सॉरी प्रोविजंस, बिकॉज इसका जो काम होता था आई थिंक प्री सेबी के सेबी जब तक बना नहीं था उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अ एम कि पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्टेट में अनऑथराइज तरीके से, इलीगल तरीके से कुछ पर्टिकुलर ट्रेडिंग हो रही है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। उस ट्रेडिंग को रोकने के लिए दे हैड पुट दिस पर्टिकुलर सेक्शन अंडर द प्रोविजन, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका पर्पस वैसा ही है जैसा आप पढ़ेंगे। इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड हैविंग रिगार्ड टू द नेचर और द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन, नेचर और वॉल्यूम, ठीक है, नेचर और वॉल्यूम इन सिक्योरिटीज इन एनी स्टेट्स और एरिया, एंड इट इज़ नेसेसरी सो डू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एवरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एंटर्ड इनटू आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन निकालेगा, नोटिफिकेशन से कहेगा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर एरिया स्टेट में बने हैं दैट वुड बी इलीगल, नॉट वॉइड, नॉट वॉइड अब इनिशियो, नथिंग लाइक दैट, इलीगल पर से, इलीगल, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। बट इसमें एक इन्होंने कैविट दिया है कि भाई इफ़ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैज़ बीन एंटर्ड बिटवीन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, देन उस केस में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। उसके बाद ये प्रायर परमिशन लेनी है आपको, अगर ऐसा रूल्स वगैरह स्टॉक एक्सचेंज बना रहा है तो सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल वही चीज़ दी है, ठीक है। सेक्शन 13A एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर, नॉट एट ऑल रेलिवेंट बिकॉज आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स और ऑनलाइन ब्रोकर्स से ही सब कुछ हो रहा है, ट्रेडिंग फ्लोर पे कुछ नहीं होता है। सो यू जस्ट गो थ्रू इट। ट्रेडिंग फ्लोर, इफ़ यू हैव सीन दिस वेब सीरीज, आई थिंक इस हर्षद मेहता वाली, जो वॉट एवर हर्षद मेहता वॉज डूइंग इन द इनिशियल फेज, मतलब जो स्टार्ट करता है स्टॉक मार्केट में, दैट वॉज द ट्रेडिंग फ्लोर। वहाँ पे आपको बोला जाता है, आप प्राइस बोलते हो, वो सब डिसाइड होता है, ओके। अब सेक्शन 13 में हो गया कि भैया पर्टिकुलर पूरे के पूरे एरिया में सर्टन सर्कमस्टांसेस में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल करोगे। नाउ ये बोल रहा है सेक्शन 14, एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू एनी स्टेट, जो कि सेक्शन 13 की आप बात कर रहे हैं, इन कॉन्ट्रावर्शन ऑफ द एनी बायलॉज स्पेसिफाइड, ठीक, 9(3)A, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो भी आपने अगर लिखा है तो वो वॉइड होगा, ना कि इलीगल, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू एनी स्टेट, सेक्शन 13 की जो नोटिफिकेशन में है, विच इज़ इन कॉन्ट्रावर्शन ऑफ एनी बायलॉज स्पेसिफाइड इन दैट बिहाफ अंडर दिस शैल बी वॉइड as respects to the right of any members of the recognized stock exchange who has entered into such contract। अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रावेंशन अगर अपने बायलॉज का कॉन्ट्रावेंशन करते हुए जा रहा है तो वॉइड होगा, ठीक। और अगर किसी ने नोइंगली पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए फिर अलग से प्रोटेक्शन दिया है सबसेक्शन 2 में। उसमें बोला है अदर देन, ठीक है, पहला आपको पढ़ना है अदर देन मेंबर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को ये प्रोविजन की पावर नहीं है, आप ही ने बाई लॉज बनाए, नाउ यू आर ओनली वॉयलेटिंग इट, ठीक है। तो उसकी परमिशन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोविजन में। उसने बोला, सिंपल ये बोल रहा है, खुद से पढ़ लीजिएगा जो हाईलाइटेड पोर्शन है। अगर किसी पर्सन को नॉलेज नहीं था उस ट्रांजैक्शन के कि ऐसा कॉन्ट्रवर्शन बाय लॉज का हो रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट का, उस केस में उसको ये भाई वो बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकता है कि हाँ मुझे नहीं पता था, दैट्स वाई आई हैव ट्रेडेड इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़, प्लीज़ मुझे जो भी है मेरा पैसा रिटर्न करो, या वॉट एवर उसके पास जो रेमेडी है वो इन्फोर्स करेगा यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन 15 सिंपली ये बोलता है कि जो भी मेंबर्स हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, नो मेंबर, अच्छा जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हेन सेक्शन इज स्टार्टिंग विद नथिंग इन दिस सेक्शन ऐसा करके, नॉट विद स्टैंडिंग,
एंड नो, इन 3 का ज़रा मतलब समझाना कभी भी, अगर टाइम मिले किसी को, यहाँ तक अगर पहुँच गए हो सुनते सुनते तो गलती से, ठीक है। तो नो मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, आप प्रिंसिपल की तरह एक्ट नहीं कर सकते, सिंपल ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक। आपको मैं एज अ क्लाइंट, आपको मैंने 1 लाख रुपए दिए, मैंने कहा इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को खरीदो, ठीक। आप बीइंग अ प्रिंसिपल मेरे बिहाफ पे क्या कह रहे हो, अपने नाम पे वो सिक्योरिटी खरीद रहे हो, ठीक। यू हैव सर्टेन एडवांटेजेस, आपको पहले से पता है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में कितनी ट्रेडिंग हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, कितने का बाय ऑर्डर लगा है, कितने का सेल ऑर्डर लगा है, ठीक है। तो आप मेरे बिहाफ पे गलत ऑर्डर ले सकते हो जो कि आपके फेवरेबल हो सकता है, ठीक। तो उस केस में ये चीज़ अलाउड नहीं है, बट उसका एक्सेप्शन क्या है, अनलेस ही हैज़ सिक्योर्ड द कंसेंट और अथॉरिटी ऑफ सच पर्सन एंड डिस्क्लोजेस, मतलब उसका डिस्क्लोजर कर रहा है वो, भैया हम आपके बिहाफ पे लेने जा रहे हैं बट मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो कंसेंट उसने नहीं ली तो 3 दिन में ले सकता है, ठीक। अगर मान लो पहले नहीं ली तो 3 दिन में ले सकते हो। उसके बाद बट ये कंडीशन उस केस में अप्लाई नहीं होगी जहाँ पे ओपन पोजीशन है और आपको क्लोज करना है, ठीक। भाई आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, जैसे सिल्वर आजकल चल रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत आ रही है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को करने के लिए तो क्लोज करेगा ही नहीं, करेगा ना भाई, अपना लॉस थोड़ी ना लेगा, क्योंकि वो भी कुछ मार्जिन आपको देता है कि आप 100 की चीज़ 20 पे खरीद रहे हो, तो बट उसको तो पूरा प्राइस देना पड़ रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए वो वहाँ पे ओपन कॉन्ट्रैक्ट को जो भी होगा उसको क्लोज कर सकता है, ठीक है। अब आ गया अपना सेक्शन 16। देखिए सेक्शन 13 की लैंग्वेज क्या, देखो एक बार फिर से पढ़ता हूँ। हैविंग द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज, ठीक। उसने यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि भाई स्पेकुलेशन हो रहा है, इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या, इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता ओपिनियन बनाते कैसे हैं लोग, आई हैव नो आइडिया। प्रिवेंट अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, इट कैन बी एनीथिंग, ओपिनियन कैन बी एनीथिंग, ठीक है। वो ऑफिशियल गैजेट में करेगा और नो पर्सन इन द स्टेट सॉरी वो उसमें एंटर कर पाएगा, ठीक। सेम लैंग्वेज, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वो इलीगल होगा, ठीक। सेक्शन 13 में क्या कह रहा है, जनरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर स्टेट में वो आप ट्रेडिंग या उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में डील नहीं कर सकते। सेक्शन 16 इज वेरी स्पेसिफिक अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन, ठीक। इन सर्टिफाइड सिक्योरिटीज में, अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में हो रहा है देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज इलीगल, ठीक। अब वही चीज़ देखिए सेक्शन ये आ गया, सेक्शन 13 तक ठीक है, बट सेक्शन 17 क्या बोल रहा है, चलो अच्छा ये सब ठीक है, अगर करना है सेक्शन 13 वाला हटा दो, बट उसके अलावा अगर किसी और स्टेट में मुझे लग रहा है जहाँ पे सेक्शन 13 अप्लाई नहीं है वहाँ पे मैं आपको लाइसेंस दे दूंगा, लाइसेंस के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। लाइसेंस कौन देगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। यही चीज़ वो बोल रहा है, बट ये चीज़ कहाँ अप्लाई नहीं होगी, अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के बिहाफ पे कोई पर्सन कर रहा है उस केस में अप्लाई नहीं होगी, ठीक। अब आ गया सेक्शन 17A, ठीक। 17A सिंपल ये बोलता है, देखिए जो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन है वो 2H में डिफाइंड है, ठीक। 2H में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन दी है, उसमें से वो बोल रहा है स्पेसिफिक टू क्लॉज IE, ठीक। अब IE आपका काम, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक हैं बहुत ही अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो IE एक बार जाके देख लेना, थोड़ा कष्ट करके, मैं नहीं दिखाऊंगा जानबूझ के, ठीक, हर चीज़ मैं नहीं करूँगा। तो 2HIE में जाके देख लेना, अगर उस पर्टिकुलर चीज़ की लिस्टिंग हो रही है, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की लिस्टिंग हो रही है तो वो 17A में डिफाइंड है, ठीक। जनरल एक हो गया, एक तो हो गया जैसे मान लीजिए रिलायंस को अपनी कोई सब्सिडरी की लिस्टिंग करानी, बीइंग अ पब्लिक कंपनी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक, वो भी आएगा आगे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी, उसमें अगर लिस्टिंग आपको करानी है तो क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक। सबसे पहले तो लिख दिया भाई सारी कंडीशन और फुलफिल करो उसके हिसाब से। उसके बाद अगर आपने सॉरी हाँ शैल मेक बिफोर इशूइंग एक्सचेंज फॉर परमिशन, ठीक है। परमिशन में अप्लाई करने से पहले सच सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से आपको परमिशन लेनी है, ठीक। पहले तो आप जो भी कंडीशन है वो कंप्लाई करो, फिर परमिशन लो। और अगर आपने परमिशन नहीं ली तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा पैसा, कितने दिन में, 8 दिन के अंदर अंदर, और इंटरेस्ट अगर 8 दिन में नहीं किया तो 15%, ठीक, सिंपल।
इसमें वही चीज़ लिखी है कि अगर मान लीजिए 8th दिन किस दिन पड़ रहा है तो उसके हिसाब से उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है। अब आ गया सेक्शन 18। सेक्शन 18 कह रहा है सेक्शन अभी जो हम पढ़ के आए लाइसेंसिंग और ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, वो स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होंगे। मतलब मैंने बोला मुझे 10,000 किलो आलू खरीदने हैं, ठीक। उसने कहा लो भाई पीछे मेरा ये ट्रक खड़ा है उसमें 10,000 किलो आलू हैं, उसको ले जाओ। मैंने पैसा दिया, उसने आलू दिए, ख़त्म। ये यहाँ चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ठीक। और वही सारी चीज़ें आगे आपने दी। अब ये जो मज़ेदार आता है सेक्शन 18A, ठीक। अभी नाउ व्हेन यू सी ऑप्शंस में ट्रेड करना इज़ वेरी इजी। आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाओ, अपना अकाउंट खोलो एंड यू कैन ट्रेड इन ऑप्शंस, ठीक। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स, वॉट एवर यू वांट टू ट्रेड यू कैन ट्रेड, ठीक, कमोडिटीज़। बट ये चीज़ पहले नहीं थी, ठीक। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था ना, एक जब मैं प्रियम्बल पढ़ रहा था वहाँ पे लिखा था ऑप्शंस इन सिक्योरिटी, उसको हटा दिया था उन्होंने वहाँ से, ठीक, उसको ऑमिट किया है। तो ये आया 86 इंसर्ट कब हुआ, 22/2/2000, ठीक। तब से इफेक्टिव है। उससे पहले से भाई ऑप्शन इलीगल थे, ठीक, आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते थे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, आप ऑप्शन में ट्रेड करो अगर वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं फर्स्ट, अगर वो क्लियरिंग हाउस से आपका उसका सेटलमेंट हो रहा है, ठीक, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे बोल रहा है कि हाँ ठीक है नोटिफिकेशन के थ्रू इन लोगों को हम अलाउ कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर सब कुछ। ऑप्शंस का यहाँ पे स्पेसिफिक दे दिया उन्होंने। ये डेट अगर चाहे तो मन करे तो याद देख लेना एक बार, ना करे तो मैंने तो लिख ही दिया है, पढ़ लेना। अब सेक्शन 19 बोल रहा है स्टॉक एक्सचेंज अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज प्रोहिबिटेड, ठीक है। सेक्शन 3 जब आप परमिशन के लिए देते थे, और सेक्शन 4 जब आपको परमिशन मिलती थी। एटलीस्ट इतना याद रखो, अपने फिंगर टिप्स पे रखो जब पढ़ रहे हो। तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा हूँ, मेरे मेरे मतलब जो भी अटैम्प्ट्स थे ओवर हो चुके हैं, ठीक है। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर सेबी, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो याद रखो कम से कम, ठीक है। होना ना होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने भी बहुत ट्राई किया, इंटरव्यू तक गया, सब कुछ हुआ, नहीं होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई हैव एक्सेप्टेड दैट पर्टिकुलर फैक्ट। बट व्हेन यू आर रीडिंग इट, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम, एटलीस्ट अपना 100% दो, ठीक है। अपना 100% दो, होना ना होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक। फिर आ गया आपका सेक्शन 19, उसमें बोल रहा है अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में डीलिंग नहीं कर सकते। सिंपल यही चीज़ लिखी है। ये 5 लाइन आप पढ़ लो, या तो मैंने जो 4-5 शब्द बोले वो सुन लो, ठीक। प्रोहिबिशन ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटीज़, वही चीज़ ऊपर आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक। जब आपने डेरिवेटिव को अलाउ कर दिया, ऑप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ भी तो, ऑप्शन भी तो डेरिवेटिव ही है ना। उसके बाद क्या कहा, ठीक है भाई, where securities are listed or any person recognized shall comply with the condition of the listing, LODR I think guidelines हैं listing of LODR if I am not, ठीक। वो मैं जब कवर करूँगा तो उस टाइम कवर कर लूँगा, ठीक है। अब आ गया 21A 22, ये आई थिंक सारे रिलेटेड है मेरे हिसाब से। देखो, 2 काम हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक। अब जब भी IPO वगैरह आता है वो तो सेबी आपको करेगी, बट सेबी ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद क्या करोगे उसका, हम घर घर ले जाके बेचोगे नहीं ना। यू वोंट गो टू एवरीवन्स हाउस एंड आस्क कि भैया ये IPO आ रहा है, IPO आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब, ऐसा तो नहीं करोगे ना। यू विल कॉन्टैक्ट NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जहाँ भी आपको अगर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज या अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ भी आपको लिस्ट कराना वहाँ आप जाओगे, ठीक। नाउ जब आप इनके पास जाओगे, दे विल टेल यू कि देर आर सर्टेन सेट ऑफ गाइडलाइंस। हमारी लिस्टिंग गाइडलाइंस ये है, आपने सेबी के फॉलो कर दिया, दैट ठीक। हमारे भी बायलॉज हैं, उन बायलॉज को कंप्लाई करो तो हम आपकी सिक्योरिटी को लिस्ट कर देंगे। अगर नहीं कंप्लाई करोगे तो भाई नहीं करेंगे, ठीक, सिंपल। किस केस में बोल रहा है, डी लिस्टिंग, मतलब ऑलरेडी लिस्टेड है वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी, इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक, ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। नाउ उस केस में अगर आप उसको डीलिस्ट कर रहे हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इसमें रिक्वायरमेंट उन्होंने बहुत स्पेसिफिक नहीं दिए हैं, आई थिंक वो गाइडलाइन पर्टिकुलर उनका रेगुलेशन उसमें है। इसमें कहा है कि a recognized stock exchange may delist after recording the reasons from any recognized stock on any of the grounds or ground as may be prescribed under this act, ठीक है, वो कर सकता है। उसके बाद आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, वो सब फॉलो करोगे। अगर वो सब है तो भाई आप उसको डीलिस्ट कर दोगे। अगर डीलिस्ट कर दिया आपने, ठीक, अब डीलिस्ट करने पे देखो क्या होगा। डीलिस्ट करने पे किसके किसके, एक तो कंपनी के राइट्स हैम्पर होंगे, ठीक।
दूसरा हो सकता है मैंने उस कंपनी का शेयर मतलब सब्सक्राइब करके रखा हो, ठीक है। तो जब आप डीलिस्ट करोगे उस सिक्योरिटी को तो ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर दैट पर्टिकुलर, मेरा तो जो भी पैसा है वो डूबेगा, हो सकता है मुझे मिले भी नहीं, ठीक। तो उस केस में ये कह रहा है कि आप भाई अगर डिलिस्ट हो रहा है तो सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ, उसके पास अपील करो विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज डिलिस्टिंग द सिक्योरिटी, ठीक। और आपको 1 मंथ मैक्सिमम, अगर 15 दिन में नहीं कर पाए तो ये हमेशा पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल या कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो आपको एक्सटेंशन दे या ना दे। ओके, इस केस में 15 दिन, 15 प्लस 1 मंथ, 1 मंथ और 30 days में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो 1 मंथ और ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान से पढ़ा कर जब भी पढ़ रहे, तो ये सारी चीज़ आप वहाँ जाके अपील कर सकते हैं। सैट जैसा ऑर्डर देगा वैसा आपको कंप्लाई करना पड़ेगा आपको और प्लस उस पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। अब ये सेम चीज़ देख लो, राइट ऑफ अपील अगेन द रिफ्यूजल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट द सिक्योरिटीज़, ठीक। यहाँ पे आपने डीलिस्टिंग करी, यहाँ पे आप रिफ्यूज़ कर रहे हो लिस्ट सिक्योरिटीज़ करने से, ठीक। सेम चीज़ वही है। पब्लिक कंपनी है या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, 15 days में आप अपील करो। अगर सेक्शन 73 की भी कोई कंपनी जिसको लिस्ट करना था या डिलिस्ट करना था तो उस केस में भी सेम 15 days अप्लाई होंगे। अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी मैं इसके आगे आऊँगा। ये प्रोविजन रिडंडेंट है, ये पर्टिकुलर सेक्शन रिडंडेंट है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। उसका पर्पज़ क्या है देखो आगे, ठीक। ये सब नहीं पढ़ूंगा मैं जानबूझ के। क्या लिखा है यहाँ 98 ये, ठीक है, 20/9/1995, ठीक। पढ़ लेना अपने आप। Where a recognized stock exchange acting in pursuance of any power given to it, the company shall be entitled to furnish with the reason of such refusal and within 15 days वो अपील कर सकता है, ठीक। सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल वो उसके पास क्या क्या पावर हैं। तो जब सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहेगी ना। तो वो क्या बोल रहा है, अगर इस कट ऑफ डेट जब ये प्रोविजन आया 22A उससे पहले के जितने डिसीजंस हैं वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेके जाओ, ठीक। उसके बाद के जितने डिसीजंस हैं वो आपके आएंगे सैट के पास, ठीक। सिंपल, समझ गए ये सारी चीज़। आपको फीस देनी है, उसका जो ऑर्डर आएगा वो बोर्ड और पार्टीज़ के पास जाएगा और आपको कोशिश करनी है वह 6 months में इसका डिस्पोजल कर दो उस पर्टिकुलर अपील का, जो कि ट्राइब्यूनल्स कभी फॉलो नहीं कर रहे। आई एम नॉट फॉलोइंग अप सैट का प्रोसीजर या सैट कैसे फॉर्म कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है, बट जितना मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है मतलब ट्राइब्यूनल्स के साथ, वो टाइमलाइन फॉलो नहीं हो रही है, ठीक। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक। सेम चीज़ हर एक्ट में, किसी भी इफ़ यू ओपन एनी पर्टिकुलर एक्ट जहाँ पे भी ट्राइब्यूनल्स की पावर है, ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको एज इट इज़ मिलेगा, ठीक। शैल नॉट बी बाउंड बाय द CPC बट बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक। और वो अपना प्रोसीजर और अपनी सिटिंग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। उनके पास क्या क्या पावर होंगी, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, इशूइंग कमीशन, डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग एक्स पार्टी डिसीजन, ठीक। और उसको जुडिशियल फोरम की तरह ट्रीट करेंगे। इट इज़ अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 95 एंड चैप्टर दिस। ये नहीं कि सब के लिए है, जब वो पढ़ता है तो सही से पढ़ लिया करो पूरा क्या लिखा है उसमें। ये नहीं कि IPC के अंदर पूरे सेक्शन के अंदर भैया इसको कोर्ट की तरह वो करोगे, ठीक। इसीलिए आई हैव रिटन हियर पर्पट एंड मीनिंग, ठीक। फिर आ जाओ 22C। 22C में क्या लिखा है आपने, द एप्लेंट में ईदर इन पर्सन और ऑथराइज वन ऑफ मोर चार्ट CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर्स कि भाई जाओ ट्राइब्यूनल के पास मेरा केस प्रेजेंट करो, ठीक। या तो खुद से चले जाओ, वो कह रहा है भैया खुद से भी आ जाओ, अगर नहीं आ पा रहे हो तो इनमें से किसी को भेज दो, ठीक। इसके बाद इन्होंने कह दिया कि ये सब कौन होंगे वो इसके अंदर डिफाइंड है। फिर 22D क्या बोल रहा है, जैसे लिमिटेशन एक्ट में जैसे भी जितना भी लिमिटेशन डिफाइंड है वो यहाँ आ जाएगा। तो जब भी सेबी के लिए पढ़ो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लिमिटेशन एक्ट भी अच्छे से पढ़ लो, काम आएगा। भले इस एक्ट में ना, भले इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए काम ना आए, बट इट विल कम हैंडी इन अदर एग्जाम्स ऑल्सो, लाइक आपका RBI ग्रेड B या फिर IBPS सब में काम आएगा। फिर सेम कॉपी पेस्ट प्रोविजन, सिविल कोड डू नॉट हैव एनी जुरिडिक्शन,
ठीक, इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकता। दिस इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। 60 डेज़ के अंदर अपील करनी है और 60 डेज़ का डिले। ठीक, ये जब आप 60 डेज़ तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इफ़ आई हैव टू सेट अ क्वेश्चन, तो मैं इस पार्ट पे भी ध्यान दूंगा, किस दिन से 16 डेज, सॉरी 60 डेज, 60 डेज जिस दिन ऑर्डर आया, या 60 डेज जिस दिन ऑर्डर अपलोड हुआ, या 60 डेज जिस दिन आपको सर्टिफाइड कॉपी मिली। ठीक है, इसके वेरिड इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं सबके अपने अपने, बट ये जो चीज़ लिखी है ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करना, यू ऑल आर एडवोकेट्स ऑफ द लीगल प्रोफेशनल्स हैं आप सब लोग, कैसे वो करना है आपकी विजडम पे छोड़ रहा हूँ। ठीक, बट ये लिमिटेशन एक्ट अच्छे से पढ़ लेना, उससे ये सब क्लियर होगा। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने एटलीस्ट मेरे एंड पे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन इज ओवर, बिकॉज ये पेनल्टीज एंड प्रोसीजर सब में सेम है, दैट आई विल कवर आगे। ठीक, सो इतना हो गया मेरे पार्ट पे। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, थैंक यू, बाय।